Hi everyone, welcome to Delhi Knowledge Track. I hope you all are doing healthy and happy. मेरा नाम मुस्कान जिंदल है एंड यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 87 आया है. मैं बद्दी से हूँ. बद्दी लाइज इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और मैंने अपनी स्कूलिंग टिल +2 बद्दी से ही कंप्लीट की है. आफ्टर दैट ग्रेजुएशन में मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है. ये मैंने एसडी कॉलेज चंडीगढ़ से किया है. दिस इज़ एफिलेटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी. So I completed my graduation in 2018. Graduation complete होने के टाइम पर I was underage. I could not give the exam that year. तो मैंने एक साल पूरा प्रिपेयर किया कॉलेज के बाद एंड 2019 में मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया एंड आई क्लियर्ड इट इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट इटसेल्फ. सो टुडे आज मैं आप लोग के साथ अपनी डिटेल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अगर हो तो हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं. आई विल बिगिन विद टेलिंग यू सम ऑफ द थिंग्स दैट वर्कड फॉर मी एंड देन आई विल शेयर माई डिटेल्ड स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर लाइक नोट मेकिंग एंड आंसर राइटिंग. सबसे पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में बहुत काम आए हैं या जिन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया है मेरी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में. फर्स्ट पॉइंट ये कि मैंने अपने रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रखे थे ऑल थ्रू माय प्रिपरेशन. बहुत ही बेसिक और स्टैंडर्ड बुक्स मैंने रेफ़र की थी. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी स्ट्रैटेजी में यही थी कि मैंने रिविज़न पर रिलाई किया था. आई रिवाइज्ड अ लॉट. प्रीलिम्स से पहले करंट अफेयर्स की अगर रिवीजन की बात करें तो मैंने कम से कम 3 या 4 बार उनको रिवाइज़ किया था अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने से पहले. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मेरी पूरी स्ट्रैटेजी में कि रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड थे. जो मेन रिसोर्सेज रहते हैं लाइक हमारी एनसीईआरटीज़ हैं और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं बस उनको ही रेफ़र किया था और रिवीजन पर स्ट्रेस डाला था पूरा. सेकेंडली कि मैंने अपनी पूरी तैयारी में एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की थी. अगर मेरी स्टडी रूटीन की बात करें तो मैंने अपनी तैयारी एक तरह से फ़ाइनल ईयर में जब मेरे ग्रेजुएशन का फ़ाइनल ईयर था तभी शुरू कर दी थी. कॉलेज के साथ साथ मैं कुछ 4-5 घंटे निकाल लेती थी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए. उसमें आई यूज़ टू रीड न्यूज़पेपर मैं रोज़ पढ़ती थी. इट वाज नॉन नेगोशिएबल फॉर मी. मैं सब्सटीट्यूट नहीं किया न्यूज़पेपर किसी भी और सोर्स से. न्यूज़पेपर डेली रहता था और उसके साथ साथ मैंने अपना बेसिक्स कवर किए वाइल आई वाज इन कॉलेज. और कॉलेज के बाद जो 1 साल मेरे पास था आई डिड नॉट जॉइन एनी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स बिकॉज बचपन से ही आई वॉज वेरी मच फोकस्ड दैट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ एंड सिंस द क्राइटेरिया इज़ ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो आफ्टर आई कम्प्लीटेड ग्रेजुएशन आई वेंट फॉर इट. 1 साल पूरा डेडिकेटेडली प्रिपेयर किया आफ्टर कॉलेज. तो कंसिस्टेंसी आई थिंक मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जामिनेशन में. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 दिन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसके 2 दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हैं. श्योरली एक जर्नी है. काफ़ी सारे दिन आएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि आपका पढ़ने का मन नहीं है. बट उन डेज़ पर मेरा यही फोकस रहता था कि मुझे डीमोटिवेट नहीं होना है. और थर्ड चीज़ इसी से मैं लिंक करूँगी जो मेरी एग्जामिनेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट थी. इट वाज कि मैं चीज़ों को बैलेंस करती थी. एक बहुत बड़ा मिथ है कि फ़ोन बहुत डिस्ट्रैक्शन रहती है हमारी पढ़ाई की जर्नी में. तो मैं ये कहूँगी कि मैंने फ़ोन को कभी एज अ डिस्ट्रैक्शन नहीं समझा. मैं एक्चुअली मेरे साथ क्या रहता था कि मैं फ़ोन के बिना कभी पढ़ ही नहीं सकती थी. बिकॉज जब आप पढ़ रहे हो आपको कुछ सर्च करना है गूगल पर या कुछ भी पॉइंट है आपको देखना है तो फ़ोन हमेशा मेरे साथ रहता था. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास वो सेल्फ़ कंट्रोल है तो आप पढ़ सकते हैं. आई वॉज़ वेरी मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया प्रिपरेशन के टाइम भी. इंस्टाग्राम, फेसबुक मैं सब यूज़ करती थी. सो आई वॉन्ट टू से कि बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप दोनों चीज़ों में बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे
तो ये एक लंबी जर्नी है और बहुत डल हो जाएगा आपके लिए। आपको एक टाइम पर ऐसा फीलिंग आएगी कि बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं एंड चीज़ें बोरिंग और मोनोटोनस हो जाएंगी। इसीलिए आई थिंक this helps you, it helps you keep motivated. That was so I tried to maintain a balance. And nextly I would say कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो एक चीज़ जिसका मैंने हमेशा ख्याल रखा, जैसे ये मेरा फर्स्ट ईयर अटैम्प्ट था, आई obviously did not have much knowledge as compared to the people who were giving their attempt twice or thrice. उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। तो मेरा यही रहता था कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी को कंपेयर नहीं करती थी फेलो एस्पिरेंट्स से। मैंने हमेशा अपने ऊपर फेथ रखा जो भी स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर रही हूँ, और कॉन्फिडेंस बनाकर रखा, एंड आई गेव माई 100%। रिजल्ट्स की टेंशन मैंने कभी नहीं ली। मुझे हमेशा यही रहता था कि जो भी मैं कर रही हूँ मैं अपना बेस्ट दूंगी उसमें, एंड थैंकफुली हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक इफ़ दे हैव डिसाइडेड राइट फ्रॉम देयर कॉलेज, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी स्ट्रैटेजी कंपेयर मत करें। आप देखें कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि हाँ वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उससे सीखने की कोशिश करें और ट्राई करें कि आप उसको अपनी रूटीन में डाल सकें, बट उससे डीमोटिवेट ना हो या कंपेयर मत करें। आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से होना चाहिए, ये एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। अब मूव ऑन करें डिटेल स्ट्रैटेजी पर। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन कुछ ऐसे प्लान की थी। कॉलेज के साथ साथ मैंने अपने बेसिक्स थोड़े क्लियर किए अलॉन्ग विद न्यूज़पेपर, और कॉलेज के बाद जब जो एक साल था उसमें मैंने बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान किया। यूपीएससी में एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो भी लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए, कि आपको यूपीएससी के सिलेबस की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। अदरवाइज़ आपको एक या दो अटैम्प्ट इसी चीज़ को समझने में लग जाते हैं कि किस टाइप का पेपर आ रहा है या क्या डिमांड है क्वेश्चंस की। अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से देखेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है एंड व्हाट दे आर आस्किंग फ्रॉम यू। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट था। जो एक साल मेरे पास था उसमें मेरी प्लानिंग कुछ ऐसे रहती थी कि मैं एक सब्जेक्ट एक टाइम पर उठाती थी। सपोज़ इफ़ आई एम स्टार्टिंग विद ज्योग्राफ़ी, तो उसमें कुछ ऐसा रहता था कि पहले एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करती थी मैं हर सब्जेक्ट की। उसके बाद एनसीईआरटीज़ की फ़र्स्ट रीडिंग लेने के बाद मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखती थी, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। मैं देखती थी कि किस टाइप के क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। फिर उस के बाद मैं एनसीईआरटीज़ की सेकंड रीडिंग लेती थी, और एक बार जब मेरे एनसीईआरटीज़ के बेसिस कंप्लीट हो जाते थे, मतलब मैं बहुत क्लियर थी अपने बेसिक्स में, उसके बाद ही मैंने स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र किए। स्टैंडर्ड बुक्स मेरी लिमिटेड थी एकदम। जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम रेफ़र की थी, पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ा था। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं ज्योग्राफ़ी या एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री, इनमें मैं एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं करके गई थी। मतलब एनसीईआरटीज़ आई थिंक आर इनफ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। ज्योग्राफी में मैंने जीसी लियोंग किया था एनसीईआरटी के साथ। एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री में एनसीईआरटी के आगे कुछ नहीं किया था। मैंने 11th और 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटीज़ रेफ़र की थी और उनको बहुत अच्छे से पढ़ा था, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। एक बार जब मेरी हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स हो जाती थी, उसके बाद अपना प्रोग्रेस देखने के लिए कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मैं सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करती थी। काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड करते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने विजन आईएएस के सेक्शनल टेस्ट फॉलो किए थे इसके लिए। ये बहुत इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं किसी भी वेबसाइट से, या आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। सो ये मेरी एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी थी पूरे एक साल के लिए। जैसे सब सब्जेक्ट्स को मैंने टाइम डिवाइड कर लिया था कि इतने टाइम में मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी और उसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट पे मूव ऑन करती थी। एक बार वापस से मैं बोल रही हूँ कि मैं सब सब्जेक्ट्स एक टाइम पर नहीं शुरू करती थी। पहले एक सब्जेक्ट ख़त्म करने के बाद ही मैं दूसरे सब्जेक्ट को शुरू करती थी। स्ट्रैटेजी आई विल रिपीट। फर्स्टली आई डिड द एनसीईआरटीज़,
once I was clear with NCRTs, I used to refer the previous year question papers both for prelims and mains. Then only I moved to the standard books, and after the standard books I used to solve the sectional test for prelims. सो ये मेरी प्री कम जीएस दोनों की ही मोस्टली स्ट्रैटेजी रही है उस एक साल में. उसके बाद जब प्रीलिम्स आने वाला था, मतलब प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 2 मंथ्स रह गए थे, तब मैंने डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था. मेंस के लिए नहीं पढ़ा उस टाइम पर. 2 मंथ मतलब 2 मंथ्स पहले प्रीलिम्स के. उसमें मैंने तैयारी कुछ ऐसे की थी कि मैंने स्टैटिक पोर्शन को और जो करंट अफेयर्स पोर्शन रहता है दोनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस दी थी, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. हमें दोनों चीज़ों पर इक्वल फोकस रखना है. ऐसा नहीं है कि करंट से ज़्यादा आ रहा है या स्टैटिक से ज़्यादा आ रहा है, आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. तो मेरा फोकस यही था कि मैं दोनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस दूँ. हर सब्जेक्ट का मैंने स्टैटिक अच्छे से कंप्लीट किया, और प्रीलिम्स के पहले करंट अफेयर्स मैंने कम से कम 3 या 4 बार रिवाइज़ किए थे. जब 1 महीना रह गया था प्रीलिम्स के लिए, तो मैं प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट देती थी, एंड ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिवली एक दिन छोड़कर मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं. तो आप देख लीजिए कि 1 महीने में अराउंड मैंने 15 टेस्ट दिए थे, जब प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 1 मंथ रह गया था. उससे पहले भी मैं टेस्ट दे रही थी. फ्रीक्वेंसी ऐसे रहती थी उससे पहले, लाइक 2 टेस्ट इन अ वीक फॉर प्रीलिम्स. करंट अफेयर्स कवर करने के लिए मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल थी. न्यूज़पेपर में डेली पढ़ती थी, द हिंदू पढ़ती थी, और उसके साथ साथ जो इंडियन एक्सप्रेस का एक एक्सप्लेन्ड पेज रहता है उसको मैं पढ़ लेती थी, और उसमें काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वो डिस्कस करते हैं. उसके साथ साथ मैंने कंसोलिडेटेड मैगज़ीन्स रेफ़र की हैं प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी. जैसे PT 365 और मेंस 365 हमारी कंपाइलेशंस रहती हैं, ये मैंने रेफ़र की थी करंट अफेयर्स के लिए. इनको बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया था मैंने प्रीलिम्स देने से पहले, एंड आई थिंक इट हेल्प मी अ लॉट. बिग सिंस मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो नॉलेज बहुत लिमिटेड थी मेरी. तो मेरा यही एक रहता था कि रिसोर्सेज कैसे मैं लिमिटेड रखकर उनको अच्छे से रिवाइज़ करके एग्ज़ाम अटैम्प्ट करूँ, एंड आई थिंक इट वर्कड फॉर मी. देन कमिंग टू मेंस आंसर राइटिंग. मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैंने जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाती थी जो भी टॉपिक मैं कर रही हूँ. सपोज़ अगर मैं मॉनसून का टॉपिक पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी से, या इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री से, तो मैं देखती थी कि इससे रिलेटेड कौन से पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उस हिसाब से उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने की कोशिश करती थी. और एडिटोरियल्स अगर मैं पढ़ रही होती थी और मुझे लगता था कि ये एडिटोरियल बहुत ही अच्छा है और इस पर कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं क्वेश्चन खुद फ्रेम करती थी और उसके लिए आंसर लिखती थी. इनिशियली जब आंसर राइटिंग लिखना मैंने शुरू किया, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आती थी आंसर्स फ्रेम करने में. तो मैं क्या करती थी कि कोई भी टॉपिक अगर मैं ले रही हूँ आंसर राइटिंग के लिए, पहले मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ती थी, फिर मैं एक रफ़ आंसर लिखती थी, और उसके बाद उस आंसर को मैं फेयर करती थी. ऐसा मैंने अराउंड 1 मंथ के लिए किया, 1 या 2 मंथ्स के लिए, और उसके बाद ही मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं एक आंसर डायरेक्टली लिख सकूं बिना पहले पढ़े हुए. तो आप लोग भी अगर आंसर राइटिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप उठा रहे हैं, आप उसके बारे में पहले पढ़ें और उसके बाद एक रफ़ आंसर लिखें, उसको फेयर करें. ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है आंसर राइटिंग शुरू करने के लिए. अपने आंसर्स को एनरिच करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मैं कुछ प्रोग्राम्स देखती थी टीवी पर. जैसे राज्यसभा पर बिग पिक्चर टीवी करके एक प्रोग्राम रहता है, उसमें जो नेशनल इम्पोर्टेंस के टॉपिक्स होते हैं उस पर डिस्कशन चलती है. कभी कभी क्या होता है कि एडिटोरियल्स थोड़े बायस्ड हो जाते हैं, तो अगर आपको बैलेंस्ड ओपिनियन लेना है तो बिग पिक्चर आप रेफ़र कर सकते हैं, और आपको काफ़ी पर्सपेक्टिव से एक आंसर फ्रेम करने के लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं. एंड अगेन एक्सप्लेन्ड पेज इंडियन एक्सप्रेस का, वो भी मैंने रेफ़र किया था फॉर आंसर राइटिंग. ये मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी थी आंसर राइटिंग के लिए. एथिक्स पेपर के लिए मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था. स्टैंडर्ड बुक्स में मैंने लेक्सिकॉन की जो एथिक्स की बुक रहती है वो रेफ़र की थी, और एथिक्स के जितने भी मेन टॉपिक्स हैं मैंने उन सब की एक लिस्ट बना ली थी. जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है, या फिर कुछ वर्च्यूज़ हैं, करेज, ऑनेस्टी.
तो उन सब के लिए मैंने क्या किया था कि पर्सनल एग्जाम्पल्स बना लिए थे हर टॉपिक के, कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें मैं मेंशन कर सकूं उन एग्जाम्पल्स को। बिकॉज क्या होता है कि जब आप आंसर लिख रहे हो उसी टाइम पर एग्जाम्पल सोचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड आपके पास टाइम भी नहीं होता है व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ टेस्ट, या आप पेपर में लिख रहे हो, आपके पास 3 घंटे होते हैं, आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर आप पहले से एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करके गए हैं, ये आपको हेल्प करता है। तो मैं मेन टॉपिक्स के एग्जाम्पल्स 10-12 एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करके गई थी एग्जामिनेशन के लिए, एंड आई थिंक इससे मेरे आंसर्स काफ़ी इम्पैक्टफुल हो गए थे। तो ये भी आप कर सकते हैं कि आप पहले से ही कुछ मटेरियल प्रिपेयर रखें, पर्सनल एग्जाम्पल्स जो आप लिख सकते हैं वाइल राइटिंग आंसर्स। और उसके बाद ऐसे राइटिंग की बात करें तो ऐसे राइटिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे की प्रैक्टिस करें। ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस से ही आपकी स्ट्रांग होती है। यू नीड टू राइट अराउंड 8 to 10 गुड एसेज बिफोर अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन। और ऐसे राइटिंग को आप अच्छा कैसे बना सकते हैं, मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी कि मैं कैसे एसेज लिखती थी। मैं या तो अपना ऐसे किसी स्टोरी से शुरू करती थी, किसी एनेक्डोट से, या फिर कोई बहुत अच्छा डेटा अवेलेबल है मेरे पास उस ऐसे से रिलेटेड, तो उससे शुरू कर लेती थी। एंड आई यूज़ टू राइट कोट्स ऐसे के बीच में, अगर मुझे लगता था कि ये रेलेवेंट कोट है तो वो इंक्लूड करती थी मैं अपने ऐसे में। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे का टॉपिक जब चूज़ कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से चूज़ करें। तो ऐसे का टॉपिक चूज़ करने के लिए मैं पहले बोथ पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में 15 से 20 मिनट लगाती थी। मैं देखती थी कि इस टॉपिक में मेरे पास अगर 10 से 20 पॉइंट्स हैं, मैं जॉट डाउन कर लेती थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे हम कहते हैं, थोड़ा सा ऐसे से लिखने से पहले। और मुझे लगता था कि मेरे पास अराउंड 10 to 20 पॉइंट्स हैं जिनको मैं फर्दर एलैबोरेट करके एक अच्छा ऐसे लिख सकती हूँ, तो ही मैं उस टॉपिक को चूज़ करती थी। अगर मुझे लगता था कि मेरे पास सफिशेंट पॉइंट्स नहीं हैं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ती थी। तो ये मेरी ऐसे की स्ट्रैटेजी थी। इसके अलावा ऐसे के लिए मैंने क्या किया था कि जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट मेन टॉपिक्स रहते हैं, जैसे हेल्थ है, एडुकेशन है, विमेन है, इंडियन सोसाइटी, इन सब का मैंने एक क्रिस्प सा डेटा बैंक तैयार कर लिया था। जैसे 5-6 कोट्स हर टॉपिक से रिलेटेड, और डेटा जैसे विमेन में हमारी जेंडर गैप रिपोर्ट रहती है, विमेन इनइक्वालिटी रिपोर्ट रहती है, जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ये सब जो रिपोर्ट्स और इंडाइसेस और कुछ भी अलग डेटा मुझे अच्छा न्यूज़पेपर में मिलता था तो मैं उसको लिख लेती थी। एक डेटा बैंक काइंड ऑफ तैयार कर लिया था हर टॉपिक के लिए, सो दैट कि ऐसे में अगर कोई रिलेटेड टॉपिक आ रहा है उसको मैं यूज़ कर सकूँ। और ये सेम डेटा आप जब आप सोसाइटी के लिए पढ़ रहे हैं, इंडियन सोसाइटी के लिए, उसमें भी यूज़ हो जाता है। आंसर्स अच्छे बन जाते हैं अगर आप उसको डेटा से सब्सटैंशिएट कर रहे हैं। सो दैट वाज माय बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर आंसर राइटिंग। मूविंग ऑन टू नोट मेकिंग, बहुत बच्चों का ये रहता है कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, बिगिनर्स में भी ये रहता है, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन रहती थी इनिशियली कि मैं नोट मेकिंग कैसे शुरू करूं या कैसे अपने नोट्स बनाऊं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मैंने कभी बहुत डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाए अपनी पूरी प्रेपरेशन में, क्योंकि मुझे क्या लगता था ना कि बुक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो जितनी बार हम एक बुक को पढ़ते हैं तो हमें कुछ नया फैक्ट सामने आता है। सपोज़ पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत है, इतनी बल्कि बुक है, जब आप फर्स्ट रीडिंग लेंगे आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिस आउट कर जाएंगे। तो मेरा यही रहता था कि मैं बुक्स में ही मार्क करती रहती थी, हाईलाइट और अंडरलाइन बुक्स में ही करती थी। बहुत डिटेल नोट्स नहीं बनाए मैंने। नोट्स मैंने बनाए थे, बट ऐसे नोट्स बनाए थे जो मैं प्रीलिम्स से पहले रेफ़र कर सकूं। बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स बना लिए थे कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आपको अगर पूरा चैप्टर या पूरी बुक रिवाइज़ करनी है तो वो आप जल्दी से कर सकें 1-2 घंटे में, वैसे नोट्स मैंने बनाए थे। उसके अलावा बहुत डिटेल नोट्स नहीं बनाए थे। और करंट अफेयर्स के लिए नोट्स मेकिंग की बात करें तो मैंने न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाए, बिकॉज़ आई यूज़ टू फील कि अगर मैं रोज़ 15 से 20 मिनट या आधा घंटा न्यूज़पेपर से नोट्स बना रही हूँ, उसके बाद एंड में अगर हम देखें तो वो इतने सब बल्कि नोट्स हो जाएंगे तो रिविज़न बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने कंपाइलेशंस ही रेफ़र की थी करंट अफेयर्स के लिए। न्यूज़पेपर में अच्छे से पढ़ती थी और कोई अच्छा एडिटोरियल मिलता था तो उससे मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेती थी। नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाए। एक चीज़ जो मैं न्यूज़पेपर से करती थी वो ये थी कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट सपोज़ जैसे प्लेस इन न्यूज़ रहती है या एनिमल इन न्यूज़,
कोई एनिमल जैसे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक वगैरह रहता था या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कोई नाम आता था, तो वो जोग्राफ़ी के लिए मैं उसको इंटीग्रेट कर लेती थी अपने करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को। कैसे कि सपोज़ कोई प्लेस है जो न्यूज़ में है और न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, वो आई है, तो मैं एटलस खोल कर देखती थी कि ये प्लेस कहाँ लाई कर रही है और इसके आसपास की नेबरिंग स्टेट्स क्या हैं या कौन सी कंट्री में है, सो दैट कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या कोई क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में, आप उसको सॉल्व कर सकें। ऐसा ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, कि अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है तो मैं देख लेती थी कौन सी स्टेट में है या कौन सी रिवर पास कर रही है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। अगर कोई एनिमल है तो उसका क्या स्टेटस है IUCN लिस्ट में जो रहता है कि वो एंडेंजर्ड है, वाल्नरेबल है। तो ऐसे इंटीग्रेट कर लेती थी करंट अफेयर्स की तैयारी अपनी GS की तैयारी से। अदरवाइज़ मैंने बहुत डिटेल नोट्स नहीं बनाए न्यूज़पेपर के लिए। मैं बेसिक सोर्सेज रेफ़र करती थी, न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज और राज्यसभा टीवी की बिग पिक्चर डिबेट और कंपाइल्ड मैगजीन्स जैसे मेंस 365 और PT 365। यही मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी थी करंट अफेयर्स के लिए। अब ये मेरी ओवरऑल ऑलमोस्ट स्ट्रैटेजी थी जो भी मैंने आपको बताई है। मेंस के बाद नेक्स्ट रहता है इंटरव्यू का स्टेज हमारा, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट जिसे हम कहते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट के स्टेज में आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, जिसे हम DAF बोलते हैं, उसको आप बहुत कॉशियसली फिल करें। उसको अच्छे से फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरव्यू की मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। अपना बैकग्राउंड, जो भी मेरी होम स्टेट है, जैसे मेरी होम स्टेट हिमाचल प्रदेश है और मेरा टाउन है जो बद्दी, उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली थी। जो मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, जैसे मैंने BCom ऑनर्स किया है एंड मेरा ऑप्शनल भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। मेरी हॉबीज़ हैं जो, उनके बारे में अच्छे से पढ़ाई कर ली थी। और इंटरव्यू का एक मेरा सिंपल सा मंत्रा यही था कि यू हैव टू बी योर सेल्फ वाइल यू आर सिटिंग इन द रूम। अगर आप ब्लफ करेंगे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पैनल मेंबर्स हैं, वो आपको 1 मिनट में पकड़ लेंगे अगर आप वहाँ पर कुछ भी झूठ बोल रहे हैं या ब्लफ कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहें एंड बी योर सेल्फ। सो यही मेरा रहता था कि आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड बी ऑनेस्ट वाइल गिविंग द इंटरव्यू। That was my overall strategy while preparing for civil service examination. And again, अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी रही है। एक फोकस यही था कि रिसोर्सेज को कैसे कम से कम रख के उनको बार बार रिवाइज़ करें। और फोकस मैंने एक और चीज़ पर रखा था, जो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। मैंने दोनों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रिलाई किया था एंड आई थिंक इट हेल्प मी। मुझे पता लगा कि एग्ज़ाम की क्या डिमांड है और इसीलिए शायद मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर पाई। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सारी बुक्स आती हैं जिनमें पिछले ईयर्स के आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस गिवन होते हैं जो भी एग्जामिनेशन में आए हैं, तो आप वैसी कोई बुक रेफ़र कर सकते हैं। एंड सेम फॉर मेंस के लिए भी एक बुक रहती है, जैसे अरिहंत पब्लिकेशंस की एक बुक है, उसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज गिवन हैं अलॉन्ग विद द मॉडल आंसर्स। सो वो एक अच्छी बुक है, आप रेफ़र कर सकते हैं उसको। मैंने भी वही बुक रेफ़र की थी। और अगर बुक लिस्ट की बात करें तो बुक लिस्ट मेरी बहुत सिंपल थी, जो सब लोग रेफ़र करते हैं। ज्योग्राफी के लिए जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मैंने NCERTs पढ़ी थी फ्रॉम क्लास 9th to +2 और GC लियोंग मैंने रेफ़र की थी। एटलस के लिए मैंने ओरिएंट ब्लैक स्वान एटलस रहती है वो रेफ़र की थी। हिस्ट्री के लिए मैंने NCERTs पढ़ी थी, ओल्ड NCERTs +1 और +2 की, और साथ में मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम रेफ़र की थी। पॉलिटी के लिए अलॉन्ग विद द NCERTs आई डिड M लक्ष्मीकांत जो हमारी बुक है पॉलिटी की वो। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आई रेफर्ड टू फाइन आर्ट्स NCERT जो हमारी 11th क्लास की रहती है। कमिंग टू इकोनॉमिक्स के लिए जैसे मैंने +2 तक कॉमर्स थी मेरे पास और कॉलेज में भी कॉमर्स बैकग्राउंड से किया है, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो बेसिक्स के लिए मैंने NCERTs नहीं रेफ़र की थी बिकॉज आई न्यू देम बाय हार्ट। मैं बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ चुकी थी पहले ही।
उसके अलावा मैंने श्रीराम आईएएस के नोट्स रेफ़र किए थे इकोनॉमिक्स के लिए। अगर आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं इकोनॉमिक्स के लिए, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं आप लोग, तो आप वीके पब्लिकेशंस की बुक रहती हैं, टी.आर. जैन ऑथर हैं उस बुक के, बोथ फॉर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, क्लास +1 एंड +2 की। आप वो बुक्स रेफ़र कर सकते हैं अपने बेसिस क्लियर करने के लिए इकोनॉमिक्स के। उसके अलावा आप अगेन श्रीराम आईएएस के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस के नोट्स रेफ़र किए थे एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करने के बाद। और बाकी सब्जेक्ट्स जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सब के लिए मैंने मोस्टली करंट अफेयर्स से ही तैयारी की थी। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स और करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो ये मेरी मेजर बुक लिस्ट रही थी ऑल थ्रू माय प्रिपरेशन। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत हेल्प किया है जिस चीज़ ने, वो यही है कि आप बैलेंस आपको मेंटेन करना ज़रूरी है। मेरा कैसा रहता था कि मैं मैक्रो प्लान्स बनाती थी, बहुत डिटेल्ड ऐसे फाइन प्लान्स नहीं बनाती थी कि इस घंटे में मुझे यही करना है। अगर मैंने कोई सब्जेक्ट पकड़ा हुआ है, सपोज़ मैं अभी हिस्ट्री कर रही हूँ, 1 मंथ मैंने हिस्ट्री के लिए अलॉट किया है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो मैं वीकली प्लान्स बनाती थी कि इस वीक में मैं अपना ये टारगेट अचीव करूँगी। और आई यूज़ टू स्टिक बाय इट। मैं देखती थी कि फ्लेक्सिबल प्लान होता था कि अगर 1-2 दिन अगर मैं बीच में नहीं पढ़ पा रही हूँ किसी भी कारण से, किसी दिन मोटिवेशन लो है, तो कि गड़बड़ ना हो, ऐसे मैं प्लान्स करती थी, प्लान मेंटेन करती थी अपना। और स्टडी रूटीन मेरा कुछ ऐसा रहता था कि वीक में मैं 6 दिन बहुत अच्छे से पढ़ती थी, और 7th डे जो संडे रहता है हमारा, वो मैं अपने लिए रखती थी। मेरा ये रहता था कि संडे को मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, आई विल टेक अ ब्रेक, फैमिली मेम्बर्स के साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करूँगी, या फ्रेंड्स के साथ बाहर किसी आउटिंग के लिए, मूवी के लिए जाऊँगी। तो ये मेरा रहता था। और अदरवाइज़ सोशल मीडिया की भी बात करें तो मैं काफ़ी एक्टिव थी, बिकॉज़ मुझे यही लगता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ के अराउंड 2 साल दे रहे हैं इस प्रिपरेशन में, तो अगर आप सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेंटेन करना उस कंसिस्टेंसी को, मोटिवेशन नहीं आ पाएगी। तो मेरा यही रहता था, अगर मेरे को किसी दिन लगता था कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या बहुत मुश्किल है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, तो आप अपनी हॉबीज़ जैसे आपकी जो भी रहती हैं, सपोज़ मेरी हॉबी डूडलिंग है, आई डूडल, और मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, तो आप अपनी हॉबीज़ में इंडल्ज कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, आप उनके साथ जाकर बैठ सकते हैं, थोड़ी देर उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे मेरे ग्रैंडफादर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो मैं उनके साथ जाकर बैठ जाती थी, उनसे बात करती थी। ही यूज़ टू मोटिवेट मी। तो यही है कि आप बैलेंस मेंटेन करिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, एंड आई एम श्योर अगर आप अपना 100% देंगे तो सक्सेस विल कम टू यू। एंड अभी प्रीलिम्स आने वाला है, लेस देन 2 मंथ्स रिमेनिंग फॉर प्रीलिम्स। तो जो भी एस्पिरेंट्स 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सबको मेरी यही एडवाइस रहेगी कि अभी इस टाइम पर आप किसी नए सोर्स को या मटेरियल को रेफ़र मत कीजिए। जितना भी आपने पढ़ा है आप उसको रिवाइज़ करिए अच्छे से, बार बार रिवाइज़ करिए, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन है या आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करिए। मॉक टेस्ट दीजिए प्रीलिम्स के, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं आपको समझ में आता है कि आपकी कहाँ गलती हो रही है या किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आप गलत कर रहे हैं। जैसे आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। जैसे जैसे मैंने ज़्यादा टेस्ट दिए मुझे समझ में आया कि मेरे अराउंड 20 to 23 क्वेश्चंस कुछ गलत रहते ही हैं जब मैं प्रीलिम का पेपर अटैम्प्ट कर रही हूँ। तो इससे मुझे समझ में आया कि मुझे अराउंड 80 to 85 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, जिससे मेरा स्कोर कंफर्टेबली अबव 100 रहे और मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊँ। तो ऐसा ही आप भी कर सकते हैं। आप देखिए कि आपका कितना एक्यूरेसी रेशो रह रहा है और उस हिसाब से आप प्लान करिए कि आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं प्रीलिम्स में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। एंड आई ऑल्सो वांट टू से वन मोर थिंग
कि पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड बनाकर रखिए इस एग्ज़ामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिविटी मेंटेन करना। रिज़ल्ट की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अगर आप अपना 100% देंगे आई एम श्योर सक्सेस विल कम टू यू। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकती हूँ तो हम सब क्लियर कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।